हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एनर्जी लेवल। ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का भाग है, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है, तो देखते हैं कि होता क्या है कि जब हम क्या करते हैं, किसी मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा लेते हैं तो हमको जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, ठीक है, उस स्पेक्ट्रा में अगर हम उस मॉलिक्यूल में किसी एक कंपोनेंट का आइसोटोप रख दें, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया है। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, जो नॉर्मली पाया जाता है, वो 12, ठीक है। लेकिन अगर हम उसी के जगह पे क्या रख दें, कार्बन 13 रख दें, तो स्पेक्ट्रा पे क्या डिफेक्ट पड़ेगा, उसके एनर्जी लेवल में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये है कि जब हम आइसोटोप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसके बॉन्ड लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, बॉन्ड लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में कोई मतलब परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, क्या होता है, ओनली मास इज चेंज्ड, केवल मास चेंज्ड। मास मतलब क्या होता है, उसका वजन चेंज आता है। जैसे ये है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है मान के चलो, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, यहाँ होगा सपोज। ठीक है, अगर मैं इसको भारी कर देता हूँ, अब इसको सेम रखता हूँ, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, भारी एटम की ओर शिफ्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, उसके रोटेशनल स्पेक्ट्रा में कुछ चेंजेस आता है। ठीक है, तो वो चेंजेस क्या होता है वो हम देखेंगे। जैसे हमने एनर्जी कैलकुलेट किया था किसके लिए, रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए, है ना, रोटेशनल एनर्जी लेवल के लिए जो हम एनर्जी कैलकुलेट किए थे इन सेंटीमीटर, वो क्या था, एप्सिलॉन से हमने इसको दर्शाया था। ठीक है, ई से नहीं दर्शाया था, एप्सिलॉन से हमने दर्शाया था। वो जो उसका वैल्यू होता था h/8π² IC, I इंटू सी। ठीक है, J+1, J इंटू J+1। ठीक है, और यहाँ पे जो दो एनर्जी लेवल का गैप था, है ना, उसका जो फार्मूला था वो क्या था, ∆E = 2BJ+1, ये उसका फार्मूला था। ठीक है, अब हम इस सारे पॉइंट को हमने एक कांस्टेंट मान रखा था। ठीक है, कांस्टेंट क्या था, बीटा, बी है ना, बी का वैल्यू क्या था, h/8π² IC। आई यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो किस पर डिपेंड करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका वैल्यू होता है I = μr²। ठीक है, μr²। अब म्यू यहाँ पे क्या है, रिड्यूस्ड मास, ये क्या है, रिड्यूस्ड मास। इसका वैल्यू क्या होता है, m1 + m2 अपॉन m1 इंटू m2 अपॉन m1 + m2। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड मास। ठीक है, अब आप यहाँ पे सपोज कीजिए, मान लीजिए ये एटम पहले 12 ग्राम का था, ये क्या है अब 13 ग्राम का है, मतलब रिड्यूस्ड मास में परिवर्तन होगा। रिड्यूस्ड मास में जो m1 होगा, m1 m2, अगर इसको भी हम m1 और m2 मान लें, m2 तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन m1 डैश क्या होगा, डिफरेंट होगा, भारी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूस्ड मास में अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो m1 डैश करना पड़ेगा। ठीक है, ये C12 के लिए था, ये C13 के लिए था, क्योंकि C13 में हम m1 को m1 डैश मान लिए। ठीक है, जो कि पहले वाले की तुलना में भारी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब ये वैल्यू जो है मास जैसे बढ़ता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मास बढ़ने पे रिड्यूस मास का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब I, अगर मैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहूं तो I = क्या होगा, μ-r² होगा। ठीक है, μ-r² होगा, तो μ- का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये वाला है m1 m2 अपॉन m1 + m2। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां समझना है, पहले क्या था, वेट कम था तो न्यू का वैल्यू ये था, अब जब ये वेट ज्यादा हो गया है तो न्यू डैश का वैल्यू क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, जिससे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। ठीक है, अब इस फार्मूला में आते हैं। इस फार्मूला में अगर हम देखें तो बी जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ में है, I। बाकी सारा चीज कांस्टेंट है, यहाँ पे किसी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, नॉट चेंज। ठीक है,
एच प्लैंक कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 8 तो 8 ही है, कांस्टेंट ही है वो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन किस में हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो बीटा का बी जो है, बार बार बीटा निकल रहा है, बी जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर हम बी डैश की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आई डैश के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब अगर हम आई का वैल्यू बढ़ाते हैं, मतलब मास बढ़ गया है ना, रिड्यूस मास बढ़ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ गया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाते हैं तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे जैसे हम मास बढ़ाते हैं वैसे वैसे बी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब वी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कम होगा बी डैश का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया है CO कार्बन 12 वाला, और यहाँ लिया है CO कार्बन 13 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि जैसे V का वैल्यू कम होगा, J का जो टोटल मान एनर्जी का होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ एनर्जी लेवल फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड C12 वाला का, यहाँ पे ये हम क्या ले लिए, एनर्जी लेवल 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो क्या है, 2B है, 4B है, 6B है, 8B है। यहाँ पे B क्या है, इसका जो कांस्टेंट आ रहा है वो, ठीक है। लेकिन जैसे हम मास बढ़ाते हैं, जैसे हम उसका वजन बढ़ाते हैं, वैसे ही क्या हो जाता है, बीटा डैश की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल क्या होगा, ये ग्राउंड स्टेट तो बराबर में रहेगा, ठीक है। लेकिन चूंकि बीटा की वैल्यू कम हो गई, मतलब टोटल एनर्जी की वैल्यू भी क्या आएगी, कम आएगी, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, इससे थोड़ा सा डाउन में आ जाता है, इससे थोड़ा सा क्या हो गया, ये डाउन में आ गया, ठीक है। सारे के सारे एनर्जी लेवल कहाँ आ गए, डाउन में आ गए। ये तो वहीं रहेगा, ये ग्राउंड स्टेट क्या रहेगा, वहीं रहेगा, वो चेंज नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे J = 0, J = 0, ठीक है। J = 1 में परिवर्तन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एनर्जी गैप कितना होगा, ये भी हमको देखना है। एनर्जी गैप कितना होगा, ये भी क्या होगा, 2 बीटा डैश ही होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बीटा डैश का वैल्यू क्या है, कम है, तो यहाँ पे एनर्जी गैप जो है इसकी तुलना में क्या होगा, कम होगा। पैरामीटर सेम है, 2 बीटा डैश, 4 बीटा डैश, 6 बीटा डैश, 8 बीटा डैश, लेकिन यहाँ पे बीटा डैश जो है उसकी वैल्यू कम है, जिससे कि इसकी तुलना में यहाँ पे एनर्जी लेवल क्या हो जाता है, गैप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी कम हो गया, मतलब ये क्या करेगा, कम फ्रीक्वेंसी में एब्जॉर्बेंस देगा, ठीक है। कम फ्रीक्वेंसी में क्या देगा, एब्जॉर्बेंस देगा, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। तो मैं दोनों को तुलना किया हूं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो मैंने ग्राफ लिया है, जगह छोटा था तो छोटा सा ग्राफ बनाया है। C12 वाला जो ग्राफ है हमको यहाँ मिला है, इसकी कम फ्रीक्वेंसी में, मतलब कम एनर्जी में ही क्या करने लगेंगे, एब्जॉर्प्शन दिखाने लगेंगे, कम एनर्जी में ही क्या करने लगेंगे, ये पीक देने लगेंगे। क्यों, क्योंकि इनका एनर्जी लेवल इसकी तुलना में कम है, ठीक है। तो कम एनर्जी लेवल पहुंचते ही कम फ्रीक्वेंसी में ही ये एब्जॉर्प्शन दिखाने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कम फ्रीक्वेंसी में ही मैंने क्या दिखाया, यहाँ पे एक पीक दिखाया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको लंबा और इसको छोटा क्यों बनाया है, क्योंकि अगर कोई सैंपल लेते हैं, मान के चलो 100 ml है, ठीक है, तो 100 ml में से अगर हम आइसोटॉप शिफ्ट कराते हैं तो हो सकता है यहाँ पे 10 ml का आइसोटॉप शिफ्ट हो, 90 ml तो वही रहेगा, तो 90 ml का भी पीक मिलेगा और हमको 10 ml का भी पीक मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों पीक को एक साथ दिखाया। लेकिन जो 10 ml वाला पीक है वो कहाँ आएगा, शॉर्ट फ्रीक्वेंसी में, कम फ्रीक्वेंसी में आएगा, ठीक है, मतलब कम एनर्जी लेवल में आएगा। अगर हम इसका तुलना करें, है ना, ये दोनों चीज हो गया आपका, ये जो जिस एनर्जी लेवल में लाइट एब्जॉर्ब करता है उससे कम फ्रीक्वेंसी पर क्या करता है, C13 वाला जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अगर हम बीटा अपॉन बीटा डैश का वैल्यू निकालना चाहें तो बीटा का वैल्यू क्या होता है, H/4 पाई IC, ठीक है। अब बीटा डैश नीचे है, मतलब ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, माइनस अगर इंटू करेंगे इसको तो 8 पाई I डैश C H। अब ये H इससे कट गया, ये 8 पाई स्क्वायर इससे कट गया, C इससे कट गया, ठीक है। बचा क्या, I डैश अपॉन I। अगर हम I डैश अपॉन I का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, जो कि क्या था, म्यू आर स्क्वायर और म्यू डैश आर स्क्वायर, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, म्यू डैश आर स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा, म्यू आर स्क्वायर। चूंकि डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं है, तो आर भी सेम रहेगा, आर कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, म्यू डैश स्क्वायर अपॉन म्यू बचेगा,
मतलब हम लिख सकते हैं बी अपॉन बी इज इक्वल टू न्यू डैश अपॉन न्यू। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलेशन किसका किसके बीच में, पहला आइसोटॉप और दूसरे आइसोटॉप के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो यहां देखिए भैया ये सब का यूज कहाँ है। अब हम मान के चलो कि कोई स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम आइसोटॉप के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अगर हम आइसोटॉप के बारे में जानना चाहते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हमको हेल्प करेगा। क्यों, जब हम उसका स्पेक्ट्रा लेंगे तो मान के चलो यहाँ एक पीक मिला और यहाँ एक पीक मिला, तो भाई हम ये कह सकते हैं ना कि यहाँ पर जो पीक था वो क्या था, आइडेंटिकल था, मतलब जो नॉर्मल या नेचुरल था, नेचुरल आइसोटॉप उसका था। और ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूटेड आइसोटॉप है, सब्स्टिट्यूटेड आइसोटॉप। हाँ, एक चीज और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मान के चलिए यहाँ तो मैंने क्या किया, वेट बढ़ा दिया। ठीक है, अगर मैं वेट घटा देता तो क्या होता, अगर मैं वेट घटा देता तो मेरे को पीक कहाँ मिलता, हाई फ्रीक्वेंसी में मिलता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लेवल जो है बढ़ जाती बीटा डैश की। ठीक है, बीटा डैश की एनर्जी क्या हो जाती, बढ़ जाती। जैसे मैंने बताया था एनर्जी वजन कम हो गया, मतलब यहाँ पे मैंने रिलेशन बताया था आपको, बीटा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाती, बढ़ जाती। तो इसका एनर्जी लेवल क्या हो जाता, एक आइसोटॉप के लिए ज़्यादा हो जाता। अगर हम मतलब क्या बोलना चाहिए, मास कम कर दें, मास कम कर दें तो, ठीक है, मास कम कर दे तो क्या हो जाएगा, बीटा का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब एनर्जी लेवल का मान बढ़ जाएगा। डिफरेंस वही होगा 2 बीटा डैश, लेकिन यहाँ बीटा डैश का वैल्यू क्या है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी गैप ज्यादा होगा। अब एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, एब्जॉर्प्शन भी हाई फ्रीक्वेंसी में होगा, हाई फ्रीक्वेंसी में होगा। क्लियर है, तो मैं आई थिंक सारा चीज क्लियर हो गया। देखिए इसका नोट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मेरे को जो समझ में आया था मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। वीडियो को देख के आप नोट्स बना लीजिए। आज वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एग्जाम का टाइम है ना, भला हो तो सबका भला हो, है ना। वो तो क्या है, अपनी अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि कौन कितना मार्क्स लेके आता है। ठीक है, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हो सके तो उनको समझाने का प्रयास कीजिए। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।